बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे दिया है। इंतजामात किए जाएं और इमरान खान नैब तरामीम के केस में पेश होंगे। अदालत में एक जज ने पेश होने की हमायत की तो दूसरे जज ने क्यों इनकार किया, और फिर वक्फे के दौरान जो है क्या कुछ होता रहा, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स और अब दुबई लीक्स, जिसमें कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, जदादें किस किस की हैं, इसे भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर बाबर सत्तार साहब जो हैं, उन्हें दोबारा से इनकार किया गया, दोबारा से मना किया गया और दोबारा से बाबर सत्तार साहब ने जो है वो खत लिख दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि मुदाखलत अभी भी हो रही है और उन्हें बाज रहने के लिए वो जो केस था ऑडियो लीक्स का, इससे दूर रहने के लिए हदायत जो है वो जारी की गई। राज साहब, पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत जो हैं उन्हें अदालतों में पेश होने के लिए नोटिस किए गए। ये पहला मौका नहीं है जब मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जो है वो जेल के अंदर ना गया हो। इससे पहले भी लोग गए, लेकिन हमने इस तरह का अमल नहीं देखा कि जब अदालत जो है वो खुद चलकर जेल में चली जाए और अदालत जेल में लगे। अदालत जेल में लगी और सजाएं भी जेल में ही इमरान खान को दी गई। ये पहला मौका है कि खान साहब ने उन तमाम नैब तरामीम को, जिसके हवाले से एक फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया और अब नैब तरामीम के हवाले से नजरसानी अपील की सरबराही, ये जो केस है चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसकी समाअत हो रही है। मैं कुछ चीजें राय साहब आपके सामने रख देता हूं, और ये एक जज की कहानी है जिसने इमरान खान को अदालत में पेश होने के हवाले से क्या कुछ कहा, और दूसरी तरफ से इस जज को, ये कोई आम बंदा नहीं है, कोई वकील नहीं है राय साहब, जिसे मुज़ाहमत का सामना था अपने दूसरे जज की तरफ से, और इस जज ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा। जस्टिस अतर मिर्ला साहब जो हैं राय साहब, पाकिस्तान का ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी कवरेज लाइव जा रही है, और अतर मिर्ला साहब रिमार्क्स देते हैं कि बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहें तो इकदामात किए जाएं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई को बतौर वकील नुमाइंदगी हम चाहते हैं तो जेल हुकाम इकदामात करें। और फिर उन्होंने ये भी बात कही थी कि दलाइल तो वकील ने देने हैं, खान साहब यहां पर आकर क्या करेंगे। और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी निकात तक महदूद रखें, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मरकजी केस में ख्वाजा हारिस के दलाइल के जरिए दलाइल दिए गए, जिस पर जस्टिस अतर मिर्ला ने कहा कि बानी पीटीआई फरीक हैं, उन्हें सुनना लाजमी होगा। और फिर अतर मिर्ला ये कहते हैं कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुतल्लिक है। अगर बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, बानी पीटीआई पेश होना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक या वकील के जरिए नुमाइंदगी दी जा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह केस जाती हकूक का नहीं, मामला कानून की शिकों में तरमीम का है। और फिर ऐसा फारूक एच नाइक इनफरादी दरखास्त गुजार के वकील की हैसियत से पेश हुए और कहा कि सवाल यह भी है कि क्या मरकजी अपीलें काबिल समात भी थी या नहीं। अब इन्होंने एक नया इसको ना केस को डायरेक्शन देने की कोशिश की है। राज साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें विदाउट डिलेइंग कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान आएंगे तो इसके नताइज क्या निकलेंगे। वीडियो लिंक के जरिए आएंगे तो सही, तो नताइज राय साहब क्या निकलेंगे। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों से मुखातिब होंगे, उस दिन इंटरनेट भी बंद होगा, उस दिन अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो भी लापता होगा, इंटरनेट को भी आप जो है बंद कर देंगे, आप हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो आप कर सकते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अदालतों ने कहा था कि खान साहब को पेश करें, लेकिन राय साहब पेश नहीं किया गया। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट राय साहब? 2 दिन है, क्या मंजर होगा। मुझे तो शिद्दत से इंतजार है कि मैं अदालत को भी एक्सपोज होते हुए देखूं और मैं रियासत और अडयाला जेल के जो मालिकान हैं उन्हें भी एक्सपोज होते हुए देखूं।
देखें आशमी साहब, इसके अंदर तीन बड़े दिलचस्प सीन्स हो सकते हैं, तीन डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तीनों डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो टोटल 24 घंटे रह गए और इमरान खान साहब को जब अदालत के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, इमरान खान साहब अपने आर्गूमेंट देंगे, तो सबसे पहले ये देखना है कि जिस तरीके से जस्टिस फायद ईसा साहब ने कुछ सिलेक्टिव केसेस की बराह रास्त समाअत की और ये कहा कि पीटीवी पर इन केसेस की बराह रास्त समाअत नशर की जाए, तो क्या इस रियासत में इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी अकदार मौजूद हैं कि ये जो समाअत है इसमें इस समाअत को बराह रास्त नशर किया जाए? क्योंकि इस समाअत में एक ऐसा लीडर पेश हो रहा है जिसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बदतरीन जबर के बावजूद 3/4 अक्सरियत हासिल की और इस वक्त 87% अवाम उसके साथ खड़े हैं। तो इतना बड़ा लीडर जिसको इतनी बड़ी अवामी हमायत हासिल है, जिसके मुतल्लिक सिर्फ ये फैसला आ गया कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब पेश हों, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आ गया है। मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया पर भी हेडलाइंस बन रही थी और पाकिस्तान के अंदर किसी भी चैनल का कोई बुलेटिन, कोई हेडलाइन नहीं है जिसके अंदर ये खबर शामिल ना हो और कोई प्राइम टाइम प्रोग्राम नहीं है, कोई वीलॉग ऐसा नहीं है जिसका मरकजी नुक्ता इमरान खान साहब की पेशी ना हो। तो जस्टिस फायद ईसा में क्या ये अखलाकी जुर्रत है कि वो ये इंश्योर करें, ये कहें कि ये जो समाअत है ये बराह रास्त नशर की जाए? अच्छा, अब बराह रास्त नशर की जाएगी तो फिर क्या हो तो रही है जी? ये सवाल ये है कि इसको रोक दिया जाएगा, सवाल ये है कि आइंदा समाअत को रोक दिया जाएगा लाइव से, ये सवाल है जी। अभी तो ये फैसला नहीं किया गया कि अगली समाअत बराह रास्त नशर होगी या नहीं होगी, अभी इसके ऊपर तो कोई फैसला नहीं किया गया। ये तो आज की समाअत की आपने बात की, अगली समाअत के मुतल्लिक तो फैसला नहीं हुआ। दूसरा ये कि जब ये समाअत होगी फिर देखना यह है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों के फैसलों के बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेट को बंदिश का सामना है और जब भी पीटीआई का ऑनलाइन जलसा हो, पीटीआई का कोई इवेंट हो, यहां तक कि फंड रेजिंग का इवेंट हो, अगर शौकत खानम हॉस्पिटल या किसी फलाई काम के लिए, तो तब भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो इमरान खान साहब का चेहरा कौम के सामने ना आए, इमरान खान साहब के पावरफुल आर्गूमेंट्स लोगों के सामने ना आए, तो क्या इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा या जस्टिस फायद ईसा इतनी जुर्रत करेंगे कि ये ऑर्डर भी जारी करें कि किसी भी पाकिस्तान के मकाम पर इंटरनेट की बंदिश नहीं होनी चाहिए और ये जो समाअत है ये लाइव जानी चाहिए? अच्छा, अब इसके अंदर पीटीवी चूंकि इस वक्त अताउल्लाह तारण बदकिस्मती से उनके अंडर है क्योंकि वो वज़ीर इत्तलात हैं, तो पीटीवी के ऊपर क्या इस केस की समाअत रोक दी जाएगी बराह रास्त नशरियात के हवाले से? अभी तक जो प्लान्स नजर आ रहे हैं उसमें तो यही नजर आ रहा है कि शायद ये बराह रास्त नशर नहीं होगी। एक तस्वीर इमरान खान साहब की आई जो कि जेल से आई, जो कि इमरान खान साहब के एक वकील ने अपने एक कैमरे से, जो गालबन उनके किसी पेन के अंदर फिट हुआ था, आप देखें कि वो एक तस्वीर और एक तस्वीर ऐसी जो गालबन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाले एक पुलिस ऑफिसर की थी जिसने सेल्फी ली, वो एक तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बनाकर गई। पूरे गाड़ी की तस्वीर भी थी राय साहब, एक जी गाड़ी के अंदर ही वो जो एक सेल्फी एक ऑफिसर ने ली और उस ऑफिसर के मुतल्लिक तहकीकात भी शुरू हो गई। तो उस एक तस्वीर ने इतनी हेडलाइंस बनाई, तो इमरान खान साहब को जब आर्गूमेंट करते हुए जब पूरी कौम सुनेगी, एक तो पीटीवी की भी किस्मत जाग जाएगी, पहली मरतबा तारीख में स्काई हाई रेटिंग हो जाएगी पीटीवी की, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कोई इवेंट अगर टेलीकास्ट हो रहा हो तो 3-4 से ज्यादा लोग पीटीवी को नहीं देख रहे होते लाइव। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब को देखा जाएगा और जस्टिस फायद ईसा का ये शौक भी पूरा हो जाएगा कि उधर भी लोग देखें। अच्छा, फायद ईसा ने, उनका एक मकसद ये भी था कि चले इमरान खान साहब मेरी अदालत में पेश हों। फायद ईसा को ये कॉम्प्लेक्स भी बड़ा है कि इमरान खान साहब की जगह मुझे इस कौम का मसीहा होना चाहिए था, इमरान खान साहब जितने पॉपुलर हैं इतना पॉपुलर मुझे होना चाहिए था और इमरान खान साहब जैसा हीरो मुझे होना चाहिए था। अब दो चीज़ें हैं
कि अडयाला जेल से जो वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में रिकॉर्ड होने थे, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया गया मुख्तलिफ औकात में, जो कि लाइव नशर नहीं होने थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इमरान खान साहब अगर ये लाइव नशर हो गया तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब का तो कॉन्फिडेंस ऐसा है, इतने मुदल्लल अंदाज में बात करते हैं। एक तो वो जजेस को कन्विंस भी कर लेंगे, पूरी कौम को भी कन्विंस कर लेंगे। तहरीक इंसाफ जो कि पहली एक नाकाबिल तस्खीर पार्टी बन चुकी है, उसको एक नई तकवीयत मिल जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम हल्के इदारे, अफराद, शख्सियात जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का चेहरा लोगों के सामने आए, क्योंकि इमरान खान साहब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इसी वजह से पेश नहीं किया जाता था। साइफर केस का जाली ट्रायल इसलिए किया जाता था कि खान साहब की तस्वीर और वीडियो सामने ना आए। तो हाशमी साहब, ये एक तारीखी इवेंट होने वाला है। नवाज शरीफ अगर जेल से पार्टिसिपेट कर रहे होते इस हियरिंग के अंदर तो ये कोई इवेंट ना होता, लेकिन ये तारीखी इवेंट होगा। और जस्टिस फैज ईसा भी पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में उनकी व्यूअरशिप होगी कर्टेसी टू इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब का ही ये शो होगा। और अगर मेरिट के ऊपर फैसला किया गया, जस्टिस फैज ईसा का बॉक्स भी देखने वाला होगा जी। अच्छा, मैं ना एक बात आपको बताऊं राय साहब, ये जो अदालतें हैं ना, ये ऑब्वियसली हुक्म तो देंगी, लेकिन अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या रिपोर्ट पेश करता है, हमें मेरा ख्याल है कि उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राय साहब, एक और अदालत है या कोई और है, आगे पीछे भी देख ले, देख तो ले, आगे पीछे दाएं बाएं देख ले, कोई इधर उधर देख ले। कोई 8 मील दूर भी एक इमारत है, एक 6 मील दूर भी इमारत है इस्लामाबाद में, एक रावलपिंडी में, वो सुपरिटेंडेंट ही है मोहम्मद जी। अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि आप जाएं, आप पिंडी जरूर जाएं, मिले भी सही, लेकिन वहां पे सिरी पाए खाने जाएं। हाँ। उन्होंने कहा है कि जाके आपने से मुलाकात करनी है, सिरी पाए खाएं, इसके अलावा जाकर इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। और मेरा ख्याल है कि वो जिस इमारत का आप जिक्र कर रहे हैं, वो ये मिसाल सबके लिए होगी। वो डीजी ISPR ने एक दफा स्टेटमेंट दिया था, फजलुर रहमान ने ये कहा था कि हम आएंगे, GHQ पर धरना देंगे। ये जब PDM का इत्तेहाद बना था इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि आए हम चाय पिलाएंगे। तो फजलुर रहमान की एक बात मुझे उस वक्त बड़ी पसंद आई। उन्होंने जो आपके इससे पहले DG ISPR रहे, पापा जॉन्स वाले जनरल साहब, तो उन्होंने कहा अच्छा आप खुद तो पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएं, हमें आप कहेंगे चाय पे बुलाएंगे। तो ये सिरी पाए साहब, बाकी सिरी पाए खाएं, खुद आप पिज़्ज़ा खाएं। बिल्कुल ठीक है राय साहब। एक खबर और भी इंपॉर्टेंट है। ऑडियो लीक्स केस में बाबर सत्तार साहब जो है ना, वो ऑब्वियसली खामोश नहीं बैठ रहे। अच्छा, उन्होंने एक नया जो खत लिखा है, मैं इसकी तरफ भी आता हूं, क्योंकि ऑडियो लीक्स केस में वो ये कहते हैं कि पैगाम मिला है कि पीछे हट जाओ। ये चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने ऐसी धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगाम ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतलका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज, ISI, IB, FIA को नोटिस किए। अदालत ने PTA और पेमरा को भी नोटिस किए। राय साहब, मसला यहां पर यह है कि अगर बाबर सत्तार साहब की भी कोई फाइल होती, बाबर सत्तार साहब भी कॉम्प्रोमाइज्ड या उनका जो माजी है कुछ उसमें ऐसा होता, तो शायद अभी तक वो डर चुके होते और ये नोटिस पे नोटिस जो कर रहे हैं वो ना करते। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसको नोटिस तो लिया, लेकिन एक जो बात उन्होंने कही और तजवीज जो आई कि आप अपने तौर पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी उन्होंने जो प्रेशर था वो दोबारा उन्हीं जजेस की तरफ जो है मुंतकिल कर दिया जहां से ये प्रेशर आगाज होता है। और बाबर सत्तार साहब को तो एक मौका मिल गया कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हमारी बात नहीं सुनता तो हम फिर दोबारा से इस मामले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से दूसरे लोगों ने इस मामले को शुरू करके खत्म करने की कोशिश की है। राज साहब, ये खत आया, फिर इसके बाद एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर उन्होंने एक वजाहत दी। और वजाहत क्या है, वो ये कहते हैं अपने एक वीडियो पैगाम में कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि रियासत की कुछ हसास मालूमात होती है।
हसास मालूमात के हवाले से एडवोकेट जनरल राब्ता करते हैं। अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना था कि हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामला में मुदाखलत करता है और ना कर सकता है। ऐसा तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। दरखास्त की गई कि सर्वेलेंस से मुतल्लिक मामला पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से तासुर कुछ और लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। और ऐसी दरखास्त जो कानूनी हवास जो कानूनी हो, इसमें अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल पुल का किरदार अदा करते हैं। खत के मतन पर गौर किया जाए कि किस चीज को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया। किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया। राय साहब, किसी ने तो पैगाम दिया होगा। अगर एक जज जो है ये बात कर रहा है तो फिर क्या कोई ट्रुथ कमीशन बनेगा जिसमें जज साहब भी पेश होंगे? चूंकि तौहीन अदालत की ये बात है, कार्रवाई, और ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पे अब नोटिस किए जाएंगे। अच्छा, अब ये बात ना यहाँ पे रुकी नहीं है राय साहब, और ये मामला जो है वो पाकिस्तान में इस हद तक हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है, और ऑब्वियसली हुकूमत को भी तो किसी ने कहा ही होगा कि आप जाकर ये मौक़िफ़ जो है वो रखें और हमारी तरफ से नुमाइंदगी करें, और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है फौरी तौर पर इसका एक रिएक्शन भी जारी कर दिया। बाबर सत्तार साहब की फाइल मिली नहीं या तैयार नहीं हो सकी राय साहब? देखिए हाशमी साहब, एक तो अगर जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि किसी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये जस्टिस बाबर सत्तार को ये पैगाम नहीं भेजा। अब ये टॉप ऑफिशियल कौन हो सकते हैं? या तो आईबी के कोई सरबरा या आईबी के कोई आला ऑफिशियल हो सकते हैं, या आईएसआई के आला ऑफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो केस की हियरिंग की उसके अंदर आईएसआई से जवाब मांगा गया था, आईबी से जवाब मांगा गया था कि ये ऑडियो टैपिंग का जो अरेंजमेंट है या इसका सिस्टम किसके पास हो सकता है। और उसके बाद ये भी पूछा गया था कि जिस हैकर ने सबसे पहले ट्वीट किया इस ऑडियो को, क्या उसको पकड़ा नहीं जा सकता था? वो कि इतना बड़ा माफिया था कि पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी वो यानी आईएसआई उसको पकड़ नहीं सकी। तो अगर ये समझते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक इल्ज़ाम ऐसा आयद किया है जो कि गलत है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जस्टिस बाबर सत्तार का इशारा फौज से जुड़ी हुई एक खुफिया एजेंसी की तरफ है, यानी आईएसआई की तरफ है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है, और जो हेडलाइंस बनी है कि सिक्योरिटी के एक टॉप ऑफिशियल, अब टॉप ऑफिशियल का मतलब यह है कि निचले दर्जे के किसी एहलकार या ऑफिसर का नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार एक बहुत पढ़े लिखे जज हैं, बड़े नपे तुले अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, और उनको ये भी पता होगा कि मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ इसको पढ़ने वाले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस किस तरह से कंसीव करेंगे। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस टॉप ऑफिशियल का नाम भी लिखा हो, इसके इदारे का नाम भी लिखा हो, लेकिन खबरों में इसका नाम ऑन पर्पस सामने ना लाया गया हो पहले मरहले में। तो इसका आसान हल ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास खत गया है, आसान हल ये है कि उसकी बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी जाए। अगर उन्होंने आईएसआई या आईबी के किसी ऑफिशियल के मुतल्लिक लिखा है, उसको इस केस में फरीक बनाया जाए, वो जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर हत्के इज्जत का दावा दायर कर दें। जस्टिस बाबर सत्तार को झूठा साबित करने के लिए कहे कि जी देखें ये खत लिखा गया है, कोई हमने जस्टिस बाबर सत्तार को पैगाम नहीं भेजा। फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो जवाब देंगे, जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे गए खत में एविडेंस के साथ बताया होगा कि फलां डेट थी, मुझे ये पैगाम इस जरिए से पहुंचाया गया। यानी सपोज अगर टेलीफोन कॉल के जरिए, किसी व्हाट्सएप पैगाम के जरिए, कोई मुलाकात के जरिए, किसी मैसेंजर के जरिए, किसी पैगाम रसां के जरिए, तो ये सारी डिटेल्स जस्टिस बाबर सत्तार ने इस खत में लिखी होंगी। ये नहीं हो सकता कि उन्होंने 2 सतरें लिखी हों कि मुझे एक टॉप ऑफिशियल की जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया। तो इसका मतलब यह है एक चीज इसमें एक चीज कह रहा है साहब, ये जो समात हुई है ना जस्टिस बाबर की फैमिली की मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस में पेमरा और दीगर अदारों को नोटिस हुआ। मैं ना इसकी कार्रवाई रख दूं सुनने वालों के सामने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में राय साहब 3 रुकनी बेंच जो है ये इसकी समात जो है वो कर रहा है। मोहम्मद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान
इसकी समाअत कर रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट जो है वो मंगवाएंगे। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये है कि जज की खुफिया मालूमात लीक हुई हैं। या तो रियासत के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने इस मालूमात को लीक किया है। और फिर ISI, IB और PTA के किरदार को देखना है कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये सब कुछ किया जाए। कह देना बड़ा आसान है कि फ़कत कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने यह भी कहा कि कुछ ट्विटर अकाउंट से यह डेटा अपलोड किया गया और बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई गई। एक जज जो केस सुन रहा है, इस पर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। स्टेट काउंसिल से उन्होंने मुकालमा करते हुए कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने हम जा रहे हैं। राय साहब, इसमें ना कुछ जर्नलिस्ट और कुछ ऐसे अकाउंट्स जो जर्नलिस्ट चला रहे हैं उनको भी नोटिस हुए और अब पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम और तमाम जज साहबान जिनको लीड कर रहे हैं आपके चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, वो और हुकूमत वक्त एक तरफ है राय साहब, और मुझे और आपको ये कहने में मेरा ख्याल है कि कोई आर नहीं होगी, ये 6 जज साहिबान एक तरफ हैं। ये मुदाखलत की जो बात हो रही थी ना राय साहब, मैं एक छोटा सा बयान मरियम का शामिल कर लेते हैं। वो ये कहती हैं कि जब ये बाइक्स को और जो इन्होंने रिपोर्ट मांगी ना कि आप बंद कर दें, जो E-बाइक्स के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, तो मरियम आगे से कह रही हैं कि मुझे ना हंसी आ गई। तो राय साहब, मुदाखलत तो है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के आप नाम रखते रहें, आप उन्हें रोजाना उनके नाम जो हैं ये कहकर उन्हें पुकारें कि इसकी शक्ल है चीफ जस्टिस बनने की, और अब एक सिटिंग जो CM है वो पंजाब की, वो ये कह रही है, मैडम CM, वो ये कह रही है कि जब ये फैसला आया तो मुझे हंसी आ गई। ऐसा मरीम हंस रही हैं, मुदाखलत हो रही है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि कोई राब्ता नहीं किया गया, और 6 जज जो हैं वो इस निज़ाम के खिलाफ अब डट कर खड़े हैं। देखिए आशमी साहब, एक तो जस्टिस फैज ईसा की अदालत में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और फैसला जारी किया, इन दोनों खबरों को मिला के पढ़ लें तो पता चल जाता है कि जस्टिस फैज ईसा कहाँ खड़े हैं और ये 6 जज साहिबान कहाँ खड़े हैं। जस्टिस फैज ईसा की अदालत में जो समाअत हुई उसमें जस्टिस फैज ईसा ने सहाफ़ियों को हरासा करने का जो केस था उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग मुझ पर, यानी अल्फाज उन्होंने हम इस्तेमाल किया, लेकिन कहने का मतलब उनका ये था कि मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम खामोश हैं तो जो उंगलियां उठाने वाले हैं उनको खुद देखना चाहिए। यहाँ हर शख्स कैमरा उठाकर सहाफ़ी बना हुआ है, यानी सहाफ़ियों को हिरासा करने के केस में जस्टिस फैज ईसा सहाफ़ियों के ऊपर ही बरम थे, और उन्होंने बीच में जनरल फैज़ हमीद का जिक्र भी लिया है और उनको भी रगड़ा दे दिया कि देखना होगा कि चकवाल में कौन सा मशहूर शख्स बैठा है। अब एक तरफ तो जस्टिस फैज ईसा ये कह रहे हैं कि मुझ पर तनकीद हो रही है, और दूसरी जानिब जिन टाउट सहाफ़ियों की आपने बात की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खिलाफ, जो कि जिनको फीड किया गया था कि आपने इन 6 जजेस पर हमला करना है, अब इन सहाफ़ियों के मुतल्लिक जो आपने कहा कि इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, तो क्या जस्टिस फैज ईसा ये समझते हैं कि वो तो एक बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके मुतल्लिक अगर कोई शाइस्ता तनकीद भी हो तो वो ये कहते हैं कि मुझ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? और यहाँ पर एक जज का पर्सनल डेटा लीक करके गलीज़ तरीन उसको गालियाँ दी गई, उसकी फैमिली को गलीज़ तरीन गालियाँ दी गई, उस पर झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन क्या जस्टिस फैज ईसा की जानिब से और उनकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ख़ास तौर पर जस्टिस फैज ईसा की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ये जो मुहिम चली उसके ऊपर कोई एक जुमला भी हमने जस्टिस फैज ईसा से सुना? क्या जस्टिस फैज ईसा जब बार बार ये गर्दान अलाप रहे थे और ये राग अलाप रहे थे कि मेरे दौर में कोई मदाखलत नहीं हुई, तो इससे बड़ी मदाखलत का क्या सबूत था कि जस्टिस बाबर सत्तार का पर्सनल डेटा लीक हो गया? ये कौन लीक कर सकता है?
कोई जज भी इस डेटा तक एक्सेस नहीं रख सकता, कोई आम शहरी इस तक एक्सेस नहीं रख सकता। ये पुलिस के लेवल का काम ही नहीं है, ये आईबी के लेवल का काम ही नहीं है। ये तो उन्हीं इदारों ने किया है जिनके ऊपर इल्जाम था। जस्टिस बाबर सत्तार ने जिन पर इल्जाम लगाया उन्हीं इदारों ने किया। तो जस्टिस फायज ईसा को ये नजर नहीं आया कि इससे बड़ी खुली मुदाखलत क्या है, तो उधर तो वो खामोश रहे। लेकिन ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये एक ठीक फैसला दिया है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अगेन एक फरीक बन जाए। अगर ये आईएसआई के मुतल्लिक बात हुई है या आईबी के ऑफिशियल के मुतल्लिक, वो इस मुकदमे में फरीक बन जाए अपनी कानूनी ब्रांच के जरिए और जस्टिस बाबर सत्तार को चैलेंज करें। आज तक की डेट में जब हम ये लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, तो आज तक के वक्त में ये जो 6 जजेस के आईएसआई के ऑफिशियल्स पर इल्जामात हैं, या पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा कि हमें अफगानिस्तान के नंबरों से आईएसआई के लोग धमकियां देते हैं, इसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई। और ना ही इसके अंदर आईएसआई या फौज की खुफिया एजेंसी इसके अंदर फरीक बनी है। अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी तरदीद नहीं की। तो फिर तो वही बात है कि जो कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है और बाकी इदारे और अफराद भी अपनी आईनी हदूद में रहे, लेकिन अदालतों के जज साहबान जो कुछ कह रहे हैं इसको तो कोई काउंटर करे कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इनको झूठा साबित करने का एक ही तरीका है कि आप फरीक बन जाएं जिन एजेंसियों के ऊपर इल्जाम है और वो इनको झूठा साबित करें अगर वो समझते हैं कि वो सच्चे हैं। अच्छा राय साहब, पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स के बाद अब प्रॉपर्टी लीक्स दुबई से इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है। और इस इंफॉर्मेशन को लीक करने के बाद यानी किस किस की दुबई में जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज की मालियत क्या है, ये तमाम डिटेल्स जो हैं इसमें लिखी गई। फिर इसके साथ ये भी कहा गया कि अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं किसकी मलकियत है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन पैसा जेन्युइन है, साथ डिस्क्लेमर भी इसके चल रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राय साहब, तकरीबन 24,503 प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें से पाकिस्तानियों की 17,165 प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान के शहरियों ने खरीदी, ब्यूरोक्रेट्स ने खरीदी, रिटायर्ड जर्नलों ने खरीदी और इसके अलावा सियासतदानों ने खरीदी। फ्रंट मैन इसमें से कितने ये अब देखना पड़ेगा, इसके ऊपर भी कोई लीक आएगी तो पता चलेगा। और टोटल मालियत राय साहब पता है कितनी है? 11 अरब डॉलर, जो 30 खरब रुपया बन जाते हैं राय साहब। 30 खरब रुपए की मालियत की ये प्रॉपर्टीज हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था ना राय साहब, और इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको आप भी कई दफ़ा मिल चुके हैं, मैं भी कई दफ़ा मिल चुका हूँ। और पाकिस्तान साबिक सदर मुशर्रफ हैं, शौकत अजीज़ का भी इसमें नाम है, बिलावल आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे, हुसैन नवाज का नाम भी इसके अंदर शामिल है, उनकी भी जायदादें हैं इसके अंदर, हकूमती एहलकार हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं। अच्छा, अब मेरे लिए जो सबसे हैरानकुन बात थी ना राय साहब, हमने दोस्त अपना महंगे महंगे और अमीर अमीर दोस्त बनाने हैं जिनके महंगे महंगे पैलेस हों, जिनकी जायदादें ढेर सारी हों। अब आपने ये काम करना है और ऐसा मैं भी यही काम करूंगा, क्योंकि एक दोस्त ऐसा है आसिफ अली जरदारी का, जिस दोस्त ने आसिफ अली जरदारी को 32 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत का तोहफा दिया है। राय साहब, आपको कभी इतना बड़ा तोहफा मिला है कभी किसी दोस्त की तरफ से कि ये मकान है या ये जायदाद आपकी हुई या ये विला आपका हुआ, और फिर इसके ऊपर बिलावल जरदारी का पूरा एक स्टेटमेंट भी आ गया है और रिएक्शन भी आया है। फिर इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। और फैसल वाडा की जो स्टेटमेंट है, मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि वो पहले ही टीवी पर बैठ गए और पहले ही उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग को देखें, और पहले ही उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि खास स्पेसिफिक लोग जो हैं इसमें आपको नजर नहीं आएंगे। और उनका इशारा ये था कि शायद पीटीआई के लोग नहीं हैं। पता ये चला कि शेर अफजल मरवत का भी की कोई जायदाद है, और इसके अलावा फरा और भी लोग हैं जिनका नाम इसके अंदर शामिल है। राय साहब, व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस? दोस्त अमीर दोस्त बनाए हैं आज से, या फिर पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उनके मुकद्दर में इसी तरह की रिपोर्ट्स ही लिखी हुई हैं? दो नुकात इसके अंदर लोगों ने नहीं समझे जो दोनों नुकात समझने वाले हैं। नंबर एक, ये कहा गया कि बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ बनाना ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है। ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जो रह रहा है या बैरून मुल्क पाकिस्तान से भी, काजी साहब की भी हैं जी, काजी साहब की भी है लंदन में। बैरून मुल्क अगर किसी ने प्रॉपर्टी पाकिस्तान से कमा कर भी बनाई है
तो तब भी वो लीगल है। लेकिन कोई जरूरत नहीं। असल चैलेंज ये है, जो इसके अंदर ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझने की जरूरत है कि ये क्यों अहम है। असल ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, इनके जराए आमदन क्या थे। पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अगर उन्होंने दुबई में या ओवरसीज में ये पैसा कमाया, तो उस पैसे का सोर्स क्या था, वो पैसा वो कहां से लेके आए थे। अब इसके अंदर आम तौर पर जब इस तरह के लीक्स आते हैं पाकिस्तानियों के मुतल्लिक, तो पता ये चलता है कि ये पैसा करप्शन से बनाया गया था, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। इसको फिर समंदर पार यानी ओवरसीज वहां पे इसको पार किया गया, इसको दूसरे ममालिक में पार किया गया और उनसे ये जायदादें खरीदी गई या कंपनीज बनाई गई, जैसे कि शरीफ खानदान ने ऑफशोर कंपनीज बनाई थी। अब जिन लोगों ने ये पैसा, ये बनाई कंपनीज एक लीगल तरीके से पैसा कमा के, उनका तो ऑडिट हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो नोज फॉर न्यूज़ हम कहते हैं, वो नोज फॉर न्यूज़ ये है कि इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे निकलेंगे जो कि ये जराए आमदन साबित नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने ये प्रॉपर्टीज कैसे बनाई। खास तौर पर जिन ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, जिन सियासतदानों के नाम आए हैं, उनको ये बताना होगा कि अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं तो क्या उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन में या एफबीआर में अपने असासे ये गोशवारों में डिक्लेयर किए थे या नहीं किए थे। अगर उन्होंने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किए तो इसका मतलब यह है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन के क्वायद के मुताबिक मेंबर असेंबली नहीं बन सकते। अगर इसी तरह कोई ब्यूरोक्रेट है और उसने ये पैसा कमाया है पाकिस्तान से और जायदाद बनाई है बाहर, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरी आमदन थी, ये उसके बाद मैंने कारोबार शुरू किया, ये मैंने टैक्स पे किया और उसके बाद एक लीगल चैनल के जरिए ये पैसे मैं दुबई लेके गया और मैंने इन्वेस्ट किए। तो असल इसके अंदर कैच ये है कि क्या जराए आमदन उन लोगों के पास मौजूद थे या नहीं थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो अपने जराए आमदन साबित कर दें। ऑफ कोर्स ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी आप देख लीजिएगा कि वो होंगे जिन्होंने करप्शन के जरिए पैसा बनाया, इसको पार किया और फिर इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉपर्टीज बनाई। तो ये एक तरह का पैनामा टाइप स्कैंडल है। लेकिन इसके अंदर आप ये कह लें कि एक लीगली ठीक होने का व्यू मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के मुतल्लिक जब भी हम हालात देखते हैं तो ये एक ऐसा पाकिस्तान है कि जहां पे एक 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर दुबई में प्रॉपर्टी बना लेता है, 19वें 20वें ग्रेड का पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टीज बना लेता है यूके में, यूएसए में। लेकिन आम लोग जो हैं उनकी कुव्वत खरीद जो है ये तो 400% कम हो जाती है। तो ये देखने वाला पॉइंट है कि ये प्रॉपर्टीज के लिए पैसा कहां से आया। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने